नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष यूट्यूब चैनल में। सुबह के बजे हुए 11 आप सभी के समक्ष में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संकलन है, आप लोग इनको देखिए और सभी के उत्तर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खराब प्रदर्शन इसमें कुछ अच्छा है, खराब की बात नहीं है। अब आप समझ लीजिए आपके 15 प्रश्न 16 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप उस अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आपको नए प्रश्न मिल रहे हैं, आपको नए प्रश्न मिले, आपको सीखने को मिल रहा है। टेस्ट का उद्देश्य भी यही होता है, कुछ नया सीखने को मिले। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को अच्छे संकलन। लेकिन बाकी मैं बात कर लूँ, जैसे कल मैं टेस्ट की बात करूँ तो कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए, तो कई सारे लोगों ने कल कमेंट करके बताया, जिनमें हम देखेंगे तो जितेंद्र ने बताया कि उनके 10 सही हुए, और आकाश ने बताया कि उनके 17 सही हुए, और आदर्श ने बताया कि उनके 22 सही, पंकज के 18, हिमालय के 21 प्रश्न सही हैं। तो बाकी एक कमेंट आया था, मैं देख रहा था कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप 5 सेकंड का समय लास्ट में दिया कीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, जो आपकी पुरानी वीडियो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की पड़ी हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री वगैरह की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैं कोशिश करता हूं कि आप शुरुआत के 1 से 2 सेकंड में जो वीडियो शुरू होती है तो आप उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीन से बाहर ही रहता हूं। बाकी आप अपने नोट्स वगैरह वीडियो देख करके बनाते रहिए, काफ़ी अच्छे नोट्स रहेंगे। तो आगे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वीडियो चलते समय 5 से 10 सेकंड का आपको मौका दिया जाए कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। वीडियो खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसके उत्तर भी वहीं लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सुंडा जलसंधि किसके मध्य स्थित है? बताइए। सुंडा जलसंधि बताइए आप लोग। तो सुंडा जलसंधि की बात करेंगे तो सुंडा जलसंधि जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। जावा और दोनों इंडोनेशिया में ही स्थित है। तो बात करेंगे, बता दूं कि जो जावा है वो यहीं पर, इसकी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता भी है। आइए देखते हैं, क्राकाताओ एवं माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? क्राकाताओ और माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? बताइए। क्राकाताओ एवं माउंट मेरापी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भी क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर भी जब हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये इंडोनेशिया ही है। ये दोनों ज्वालामुखी जावा द्वीप पर स्थित हैं और जावा द्वीप पर ही दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सी सही है, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ग्रेट स्लेव आप लोग बताइए किस देश में स्थित है? ग्रेट स्लेव झील। तो जब हम बात करेंगे ग्रेट स्लेव की, तो ग्रेट स्लेव अथावस्का, विनिपेग, रेंडियर, ग्रेट बियर भी बोलते हैं वो, ये सब झीलें जितनी भी हैं, तो ये सभी झीलें स्थित हैं कनाडा में। ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है। कनाडियन सील्ड की झीलें, हिमयुग जब खत्म हुआ, हिमयुग खत्म होने के बाद जब बर्फ पिघली, उससे निर्मित ये झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही है, कनाडा। निम्न में कौन सुमिलित नहीं है? एक तरफ राजधानी दिया हुआ, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, बताइए कौन सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो होगा वो डी सही है। पोर्ट ऑफ स्पेन जो है वो हैती की राजधानी नहीं है, वो बात करेंगे पोर्ट ऑफ स्पेन जो राजधानी वो त्रिनाड टोबैगो की है, और हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, निम्न में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? मतलब ऐसा देश जिसकी समुद्री सीमा ना लगती हो, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही है, चाड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, निम्न में से किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? बताइए। तो किस देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो वो देश है पुर्तगाल। पुर्तगाल की सीमा जो है वो
भूमध्य सागर से नहीं मिलती, क्योंकि पुर्तगाल जो है वो भूमध्य सागर की तरफ नहीं है, वो वो अटलांटिक महासागर की साइड में पड़ता है, इसलिए उसकी सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 6 का चार्ट था और क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ए सही है, पुर्तगाल। बाकी मैं आपको बता दूं, कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो डाला गया है जिसको आप लोग जरूर देखिएगा। ऑस्कर अवार्ड पे वीडियो है, काफ़ी अच्छी वीडियो, आप लोग जाके उसको देखिए। और दूसरी बात ये कि आज शाम को 4 बजे आपको नई वीडियो मिलने वाली, इतिहास की जो श्रृंखला रुकी हुई है वो कंटिन्यू शुरू होगी। शाम को 4 बजे आप लोग देखना मत भूलिएगा, वीडियो आएगी इतिहास की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अच्छा प्रश्न है, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्न में कौन सा कथन सही है? पहला है, ग्रीष्म ऋतु में यूएसए से मैक्सिको जाने पर दिन की अवधि बढ़ेगी। दूसरा है, मैक्सिको से यूएसए जाने पर 2 देशांतरों के बीच दूरी बढ़ेगी। बताइए कौन सही कौन गलत। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आइए देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यूएसए से मैक्सिको जाने पर दिन की अवधि बढ़ेगी, तो ये जो बात सही है वो सही है, क्योंकि आप जिस तरीके से उत्तर की ओर जाते जाते हैं तो आप देखेंगे कि दिन की अवधि जो होती है वो, क्योंकि बात कर्क रेखा की हो रही है, उत्तर की ओर जैसे जाएंगे तो दिन की अवधि क्या होती है, धीरे 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 जितना सूर्य से दूर जाते जाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगी, वो दिन की अवधि धीरे धीरे वो कम होती रहेगी। लेकिन चूंकि बात यूएसए से की जा रही है, यूएसए जो है कर्क रेखा के उत्तर में है, और जब यूएसए से जब मैक्सिको की तरफ आएंगे, अर्थात कर्क रेखा की तरफ आ रहे हैं, गर्मियों की बात हो रही तो लगभग कर्क रेखा की बात हो रही होगी। तो जब यूएसए की मतलब हम जब बात करेंगे यूएसए से मैक्सिको की तरफ जब हम आएंगे, तो मैक्सिको की तरफ आते वक्त जब हम देखेंगे तो वहाँ पे दूरी जो है वो भूमध्य रेखा की तरफ हम जा रहे हैं, अर्थात कर्क रेखा भूमध्य रेखा की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि दिन के सूर्य के नज़दीक जाएंगे तो दिन की अवधि क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो पहला तथ्य जो है वो सही है। दूसरा, मैक्सिको से यूएसए जाने पर 2 देशांतरों के बीच दूरी बढ़ेगी, तो ये गलत है, क्योंकि जब मैक्सिको से हम जब यूएसए की तरफ जा रहे हैं, अर्थात ध्रुवों की तरफ, जैसे हम अब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो देशांतरों के बीच दूरी जो होती है वो कम होती चली जाती है, और सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पे होती है। तो मैक्सिको से जब यूएसए की तरफ जाएंगे तो 2 देशांतरों के बीच जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो ए सही है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, बताइए। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी सही है, डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें जो हम देखेंगे कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए लिखा हुआ है देश दूषित स्थानांतरित कृषि दी हुई है, बताइए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्थानांतरित कृषि के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। कल सुबह का टेस्ट भी वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, आप लोग रेडी रहिएगा। तो निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, जब हम बात करेंगे तो देखिए वेनेजुएला के सामने रे लिखा हुआ है। तो रे जो है वो वियतनाम की कृषि है, स्थानांतरित कृषि को वियतनाम में रे बोलते हैं और वेनेजुएला में कोनुको बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। बेलारिक द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है, बताइए। तो बेलारिक द्वीप जब हम देखेंगे तो ये स्पेन के अधिकार क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही है, स्पेन के अधिकार क्षेत्र में। जब आप स्पेन के मैप में भूमध्य सागर की तरफ जब देखेंगे, स्पेन के कह सकते हैं कि पूरब में, तो यहीं पर आपको बेलारिक द्वीप दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही। क्वेश्चन 12 बात करेंगे। पेनाइन पर्वत किस देश में स्थित है, पेनाइन।
तो पेनाइन पर्वत जो है वो इंग्लैंड में है, और एपेनाइन की जब बात होगी तब इटली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो ए सही है। पेनाइन पर्वत इंग्लैंड में, और इसको कह सकते हैं कि पेनाइन को इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, निम्न भूकंपीय तरंगों में से कौन सबसे पहले भूकंप मापी यंत्र पर अंकित होगी, मतलब कौन सबसे पहले पहुंचेगी। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही है, पी तरंग, क्योंकि पी की गति सबसे तेज होती है ना, उसके बाद एस होती है, उसके बाद एल। खतरनाक सबसे तो एल होती है, लेकिन सबसे स्पीड सबसे तेज पी तरंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से किस एक देश ने दलदली भूमि एवं तटवर्ती निम्न भूमि को भरकर भूमि का विस्तार किया है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है, नीदरलैंड, क्योंकि नीदरलैंड इसका पुराना नाम हॉलैंड है। और जब बात करेंगे तो नीदरलैंड को जो हम देखते हैं, तो नीदरलैंड ने क्या किया है कि समंदर को पीछे धकेल दिया है। समुंदर को पीछे कैसे, वहाँ पे पोल्डर और डाइक, पोल्डर मतलब कि ऐसे दीवार वगैरह बना करके उसमें पीछे कर दिया, समंदर को पीछे ढकेल दिया, और उससे ज़मीन वगैरह जो मिली है उस पर क्या करता है वो खेती वगैरह करते हैं। तो इसमें क्योंकि ज़मीन वगैरह है नहीं, छोटा सा देश है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सी सही है, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। यूएसए की कनेक्टिकट घाटी जो है वो तंबाकू के लिए जानी जाती है। आपको बता दें, केंटुकी प्रांत है यूएसए का, वो मुख्य रूप से तंबाकू के लिए ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, एवरग्लेड, टेनेसी, बताइए। तो देखिए, पहला दिया हुआ है कोलोराडो, कोलोराडो है ही नहीं। कोलोराडो को खासियत बता दूं कि कोलोराडो जो है कोलोराडो के पठार से होते हुए निकलती है, और इसकी खासियत यही है कि ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, आगे चल करके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती है। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर हो जाएगा वो रियो ग्रांडे हो जाएगा। ये रियो ग्रांडे है, 16 का बी है। रियो ग्रांडे नदी जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा बनाती है, आगे चल करके मैक्सिको खाड़ी में गिर जाती है। एवरग्लेड जो है वो एवरग्लेड प्रांत से होते हुए बहने वाला, कह सकते हैं दलदली एरिया है। और टेनेसी नदी घाटी की एक परियोजना आप जान ही रहे भारत में, उसके सहयोग से बनाई गई, बताइए कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से कौन अंतर्जनित बल नहीं है। अंतर्जनित बल, शब्दावली को समझिएगा। ऑप्शन है तनाव, संपीड़न, भ्रंशन, अपर्दन। देखिए, अंतर्जनित बल की बात हो रही है, अंतर्जात बल, जमीन के अंदर से उत्पन्न होने वाले बल, जिसमें देखेंगे तनाव भी उसमें से है, संपीड़न भी है, और उसके बाद में देखेंगे तो भ्रंशन भी है। तो सभी हैं उसमें से। देखेंगे तो जैसे तनाव, कोई चीज़ पे क्या हो जाए, जैसे मान लीजिए तनाव की स्थिति बनी, मैंने क्या किया, ये क्या, ये कोई चीज़ की पकड़ के खींचे तो क्या होगा, उसमें तनाव उत्पन्न होगा। और उसके बाद जब हम बात करेंगे कि जैसे बात किया मैंने भ्रंशन की, तो कोई चीज़ पकड़ी है वो टूट जाए बीच से, तो उसको बोला गया भ्रंशन। उसके बाद बोला जाएगा कम, जब बात की जाए कि संपीड़न मतलब कंप्रेसर, कंप्रेस करना, तो इसको क्या कीजिए, किसी कॉपी को लीजिए, इसे कंप्रेस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, कह सकते हैं वो संपीड़न हो जाएगा। और उसके बाद में अपर्दन, अपर्दन बाह्य बल है, अर्थात आंतरिक बल नहीं है, बाह्य बल के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो अंतर्जनित नहीं है, ये बहिर्जात बल में आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही है, अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। भेड़ शिला या रास मुनाटो आकृति किसके द्वारा निर्मित
आकृति है? भेड़शिला या रास मुनाटो? भेड़शिला या रास मुनाटो, बताइए आप लोग। तो ये हिमनद के द्वारा निर्मित आकृतियाँ होती हैं। ये मैंने जब बात किया था हिमनद के कार्य, जो मैंने बात कर रहा था, तो उसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में वीडियो बना रखी है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये, भेड़ के कह सकते हैं आकृति दिखती है भेड़शिला, तो उससे इसको नाम दिया गया भेड़शिला या रास मुनाटो भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, क्षोभ मंडल की ऊंचाई किसके ऊपर सर्वाधिक होगी? अच्छा प्रश्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दीजिए। क्षोभ मंडल की ऊंचाई किसके ऊपर सर्वाधिक होगी? ऑप्शन कन्याकुमारी, कोलकाता, कोपेनहेगन, बर्लिन। बताइए, उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है, कन्याकुमारी। क्यों सही है कन्याकुमारी? आइए थोड़ा सा बता देते हैं क्यों सही है। दरअसल आपको बता दें कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा पर गर्मी थोड़ा सबसे ज़्यादा होती है, जान ही रहे आप, गर्मी से ज़्यादा होती है। तो जो गर्मी की वजह से जो हवा होती है वो क्या होती है? गर्म होती है। हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उठती है, गर्म जब ऊपर उठती है तो कह सकते हैं इस वजह से क्या हो जाता है कि वो जो लेयर, जो वायु का लेयर है, वो क्षोभ मंडल में वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। लेकिन जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते जाते हैं वो धीरे धीरे कम होता जाता है। हम लोग पढ़ते नहीं कि 8 से 18 किलोमीटर तक है, तो 18 जो है वो विषुवत रेखा पर और 8 जो है वो ध्रुवों की ओर होता है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जो ऊंचाई होगी वो विषुवत रेखा पर होती। तो आप इसमें से दिए गए जो शहर हैं, कोलकाता, कोपेनहेगन, बर्लिन, तो इसमें से देखेंगे तो सिर्फ कन्याकुमारी एक ऐसा शहर है जो विषुवत रेखा के समीप स्थित है। बाकी कोलकाता, कोपेनहेगन और बर्लिन दूर है। इस वजह से कन्याकुमारी में क्षोभ मंडल में सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जब हम पढ़ रहे थे तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 छूट गया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सबसे लास्ट में बता देंगे। पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? वायु दाब में अंतर। निम्न में से किसे काली, अब थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर देते हैं वायु दाब में अंतर क्यों है। क्योंकि देखिए, तापमान में अंतर भी होता है। तापमान में अंतर जब होगा तभी तो वायु दाब में भी अंतर देखने को मिलेगा। हल्की हवा, जो हवा हल्की हो जाएगी, जब गर्म, तापमान में अंतर मतलब जब हवा गर्म हुई तो ऊपर उठेगी, तो ऊपर उठेगी अर्थात वो दाब में भी तो अंतर होगा। इसी वजह से, लेकिन मुख्य जो मेन कारण है वो वायु दाब में अंतर है। और ये सब कह सकते हैं अप्रत्यक्ष कारण है, आर्द्रता में अंतर, तापमान में अंतर, इनकी वजह से भी होता है। लेकिन होता वो मुख्य रूप से वायुदाब में अंतर, क्योंकि जब तापमान में अंतर होगा तो वायुदाब में भी अंतर हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, निम्न में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? काली पृथ्वी मृदा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही है, चेरनोजम। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है? बताइए। तो राइन नदी नहीं गिरती है। राइन नदी इंग्लिश चैनल के पास में गिरती है। तो ये रॉटरडम बंदरगाह इसी के मुहाने पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो ए सही हो जाएगा, राइन नदी। और बाकी डेन्यूब, डॉन, नीपर, ये सब क्या है, वो काला सागर में ही गिरती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उद्योग दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, उद्योग और औद्योगिक क्षेत्र बताइए आप लोग कौन सुमेलित नहीं है।
देखिए जब बात की जा रही है इसमें, तो हम बात कर रहे हैं स्टुटगार्ड की। तो स्टुटगार्ड जर्मनी में स्थित है और ये न्यूक्लियर प्लांट के लिए नहीं जाना जाता, ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है वो डी सही है। स्टुटगार्ड ये न्यूक्लियर प्लांट के लिए नहीं, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। मैरी कैथरीन जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है, बताइए। तो मैरी कैथरीन जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, किस देश में स्थित है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। याद रखिएगा, मैरी कैथरीन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब एक क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन की तरफ आए और एक उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो छूट गया था उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो निम्न में से कौन सा देश मेलोनेशिया में स्थित है, बताइए आप लोग। मेलोनेशिया में कौन सा देश स्थित है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का ए सही हो जाएगा, फिजी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? छूट गया था ना थर्ड वाला, तो उसको भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही है, लानोज। लानोज जो है वेनेजुएला में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैटाबरी न्यूजीलैंड का है, विल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसको याद रखिएगा, लानोज वेनेजुएला का है। तो ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो आज का टेस्ट अब यहीं पर ख़त्म होता है, मिलेंगे कल के टेस्ट में। कल का जो टेस्ट मैं बताऊँ आपको कौन कौन होने वाला है। तो एक कल का टेस्ट मॉर्निंग में आएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही टेस्ट आएगा, वो इंपॉर्टेंट, उसको आप लोग देखिएगा। बाकी की जब हम बात करेंगे तो हम देखने को, एक तो बता दूं कि आज शाम को जो टेस्ट 4 बजे आने वाली है वो आएगी प्राचीन इतिहास के गुप्त काल में, जो मैं पढ़ा रहा था उसी की श्रृंखला कंटिन्यू होगी। उसको वीडियो शाम को 4 बजे आएगी। बाकी कल जो वीडियो पड़ी थी आप लोग देख लीजिए, ऑस्कर अवार्ड के ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप लोग उसको देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।